हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4.6 का कॉन्सेप्ट और उसके बाद करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो 4.5 तक की जो वीडियोस हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी एक्सरसाइजेस की जो क्वेश्चंस हैं, वो सब हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जा कर के आप उसको ज़रूर देख लें। ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, देखिए क्लास 10th के अंदर जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आती थी, ठीक है ना, बोलता था आपको x और y निकालो, तो क्लास 10th के अंदर हमें या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसके x y की वैल्यू निकाला करते थे। ठीक है ना। और अगर इस टाइप की इक्वेशंस है, मतलब ये यही है लेकिन ये जनरल फॉर्म है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है। तो यहाँ पर ना हमें चेक करना होता था कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंट क्या होता है, ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या तो एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होता है जिन इक्वेशंस में सॉल्यूशन होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन होते हैं वो। ठीक है ना। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट कहलाती है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा 10th में भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, इसको चेक करते थे रेशो मेथड से। अगर पहले दो रेशो a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होता था तो हम बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट, इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट कॉमन होता है, तो इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन होता था, और क्योंकि इसका सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट बोलते थे। और अगर पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो पैरेलल बोलते थे, पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसलिए नो सॉल्यूशन, और ये इनकंसिस्टेंट होता था। और तीनों बराबर मतलब कोइंसिडेंट, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं, इनफाइनाइट और कंसिस्टेंट। तो 10th क्लास में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, उसमें हम कंसिस्टेंसी चेक करते थे थ्रू दिस मेथड। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये याद होना चाहिए, मैं एक तरीके से बस याद करवा रहा था। अगर आपको ये चीज़ आप भूल भी गए हो तब भी इस टॉपिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक रिलेट करवा रहा था कि हाँ भाई वहाँ से रिलेटेड है, वहीं से कुछ आगे का कॉन्सेप्ट 12th क्लास के अंदर आया। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है बेसिकली यहाँ से। आपको क्या होगा, इस बार दो टाइप की इक्वेशंस आएंगी। एक होता है दो वेरिएबल, जो हमने 10th क्लास में पढ़ ली है। 12th क्लास में क्या होता है, तीन वेरिएबल भी आता है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, और यहाँ पर वेरिएबल है एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो इस बार क्वेश्चन दो वेरिएबल पर भी आएंगे और तीन वेरिएबल पर भी आएंगे। ठीक है ना। अब आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, यहाँ पर भी 12th क्लास के अंदर भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है ना। वहाँ पर रेशो मेथड था, अब यहाँ पर क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, ये फॉर्मूला क्या है, ax = b। अब यहाँ पर a क्या होता है, देखो भाई a होता है एक मैट्रिक्स जो कि इनके कोएफिशिएंट से बनेगी। ठीक है, समझ लो कैसे, जैसे इसके कोएफिशिएंट क्या है, a1 b1, ये हो गया a1, ये b1, ये a2 b2, तो ये हो गया a2 और ये b2। अब यहाँ पर x क्या है, x है वेरिएबल मैट्रिक्स, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, वेरिएबल है x और y। ठीक है भाई, ये भी बन गई। और b क्या है, b होता है कांस्टेंट नंबर्स, इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है वो b मैट्रिक्स बनती है, तो वो हो गई c1 और c2। तो इस तरीके से अब आपको करना क्या है, 12th क्लास के अंदर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको जो इक्वेशंस दी होंगी आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है, ax = b। समझ में आ गया आपको। a कैसे निकालना है, a होगा कोएफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स, a1 b1 a2 b2, ये बन गई। x होगा वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स वाई चल रहा है वेरिएबल, और b होगा कांस्टेंट जो कि c1 c2 है। अब इस पर भी लिखो, इस पर भी यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। अब इसमें कोएफिशिएंट्स क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a2 b2 c2, और उसके बाद a3 b3 c3। तो ये हो गया हमारा a। उसके बाद x, वेरिएबल कौन कौन से हैं इसके अंदर, x y z, x y और z। और जो हमारा b है कांस्टेंट, वो कौन कौन से हैं, d1 d2 d3, तो ये भी लिख देते हैं। ये हो गया d1, ये हो गया d2 और ये हो गया d3। तो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी चेक करने का। सबसे पहले आपको या तो ये इक्वेशन लिखी हुई आएगी या ये इक्वेशन लिखी हुई आएगी, किसी भी टाइप की इक्वेशन लिखी हुई आए, पहले आपको इस फॉर्म में उसको लाना होगा।
ए एक्स और बी क्या है वो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ गई आपको, ए एक्स बी आप बना लोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है आपको फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। तो आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब होगा क्या, या तो ए का डिटर्मिनेंट, या तो ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा या ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा, ऐसे ही होगा। भाई मैंने क्या बोला आपको, जब आपने मैट्रिक्स बनाई उस मैट्रिक्स का आपको सबसे पहला स्टेप है कंसिस्टेंसी चेक करने का। सबसे पहला स्टेप है कि जो मैट्रिक्स आपने बनाई उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या नॉन ज़ीरो आएगा, ऐसे ही होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो आपको लिखना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। 4.5 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है ये। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हुआ, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हुआ, तो हमको लिखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। समझ में आया आपको। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। और अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगी। अब मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वो कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर ये नॉन ज़ीरो आ जाए या 0 आ जाए, ठीक है ना। ऐसा तब करना है जब डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है। डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है तो उसके 2 केस हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। एडजॉइंट ए निकाल कर उसको बी से मल्टीप्लाई करो, या तो उसका आंसर नॉन ज़ीरो आएगा या 0 आएगा। अगर नॉन ज़ीरो आया तो आपको लिखना है कि इसका सॉल्यूशन होगा नो और इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। और इसके इसमें सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी जो इक्वेशन होगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। तो आपको ये फ्लो चार्ट पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा 12th क्लास के अंदर। फिर से एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना है, जो मैट्रिक्स आपने बनाई, यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। या तो वो 0 आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। नॉन ज़ीरो आया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है वो, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उस केस में आपको एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर या तो नॉन ज़ीरो आएगा या 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और अगर नॉन ज़ीरो आया तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। जो 4.6 का पहले 6 क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। अब समझते हैं फटाफट कैसे निकालते हैं इसको। देखो इक्वेशन दे रखी है, आपको पहले इसको किस फॉर्म में बनाना है, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या होगा 1 2 2 3, 1 2 2 3। एक्स क्या है, कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई। बी क्या है 2 3, बी क्या है कांस्टेंट, है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट कैसा आया, नॉन ज़ीरो आया। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कहलाती है इक्वेशन, तो ये होगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इक्वेशन, डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी बनाओ आप ए एक्स इक्वल टू बी।
तो यहाँ पर ए क्या होगा 2 -1 2 -1 1 1 और x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है x और y और कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5 4। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट होगा 2 1 ज़ा 2 -1 1 ज़ा -1, तो ये हो गया 2 + 1 3। तो ये भी क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट आ गया अगर नॉन ज़ीरो तो इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे थर्ड। इसको भी लिखते हैं ax = b। अब यहाँ पर a क्या है 1 3 2 6 1 3 2 6 और वेरिएबल है x और y और कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5 और 8। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, तो 1 6 ज़ा 6 -2 3 ज़ा 6। अब ये ज़ीरो आ गया, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट आ गया ज़ीरो, मतलब मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ज़ीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आगे चेक करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेज पर तो नहीं बता सकते कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो मैंने क्या बताया, एडजॉइंट है निकालो। अब इसका देखो भाई 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट है डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये हमने 4.5 एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। तो फिर से मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आते तो प्लेलिस्ट ओपन करके उसको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को आप ज़रूर देखें, ठीक है ना, तभी आगे का प्रोसीजर आपको समझ में आ पाएगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 × 2 का, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, यानी यहाँ पर 6 यहाँ पर 1 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 -2 आ जाएगा। एडजॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। तो एडजॉइंट है ये रहा 6 -3, उसको b से। b कितना है, b है 5 और 8, तो लिख देते हैं 5 और, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से। 6 को 5 से करा 30, 3 को 8 से करा -24, फिर रो को कॉलम से -2 को 5 से करा -10, 1 को 8 से करा 2, सॉरी 8, 30 में 24 गए 2, 10 में से 8 गए -2। यानी कि एडजॉइंट ए को जब b से मल्टीप्लाई करा तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आई, ठीक है ना। नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स कैसी है, इक्वेशंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पता लगाते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब 3 × 3 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से लिखना वैसे ही है, ax = b। तो a यहाँ पर क्या होगा, a होगा 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2, उसके बाद a a 2 a 2 a और यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल कौन कौन से आ गए, x y z, और b क्या है 1 2 4। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखो प्लस माइनस प्लस, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद ये रो ये कॉलम गया, बचे ये 4, तो 3 2 हो गया 6a -2a, उसके बाद -1 लिखा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 2 4a -2a, उसके बाद प्लस का 1 लिखा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2a -3a। तो ये आ गया हमारा 6 में से 2 गए 2a × 1 2a, 4a में से 2a गए 2a × 1 माइनस का 2a, 2a में से 3a गए माइनस का a। तो इसका आंसर जो आ गया ना, वो आ गया माइनस का a। देखो भैया, अब आपको चेक करना है यहाँ पर कि a की वजह, देखो भाई यहाँ पर a तो अननोन है, तो मैं कैसे जज करूँ कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मैं कैसे चेक करूँ, ठीक है ना। अगर मैं, देखो भाई a की वैल्यू मुझे नहीं पता यहाँ पर, अगर a पता होता तो डिटर्मिनेंट आता, सही बात है। अब a की वैल्यू मैं क्या मानूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या मानूँ। देखो भाई, अगर मान लो a 0 हो गया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, a अगर 0 हो गया तो देखो ये 0 0 0, ये तो पूरी इक्वेशन ही गायब हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो ये तो पूरी इक्वेशन ही गायब हो गई, यानी कि बच गई 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन मतलब अब सिर्फ 2 रो बनेंगे। लेकिन हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में डिटर्मिनेंट में 3 × 3 मैट्रिक्स का होना, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर a 0 हो जाता है तो ये उसको वायलेट कर रहा है, उस कंडीशन को ये वायलेट कर रहा है, डिटर्मिनेंट को, है ना।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, अगर यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस 2z, और a को उधर भेज दूँ 4/a। अगर a 0 हो गया तो फिर तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और मैथ्स में कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं चल पाता, मतलब a की वैल्यू 0 तो नहीं है, ये बात हो गई बिल्कुल कंफर्म। अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो a जो मर्जी हो, 0 तो नहीं है ना, मतलब a क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया इसका, नॉन ज़ीरो, मतलब इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। समझ में आया आपको किस तरीके से हमने करा। a यहाँ पर 0 नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, वायलेट हो रही है, पूरी इक्वेशन 0 हो रही है, या फिर 4/0 नॉट डिफाइंड आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब a कैन नॉट बी 0। तो इक्वेशन कैसी होगी इसकी, कंसिस्टेंट। आगे चलते हैं। फिफ्थ में देखो, कहीं कहीं पर देखो सेकंड इक्वेशन में x ही नहीं है, तो ऐसी जब भी इक्वेशंस आए ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ नहीं है, जैसे x नहीं है तो आप 0x लिख लो। ठीक है, इक्वेशन को फॉर्म में बनाओ। तो यहाँ पे 3x है, 5y है, z नहीं है तो 0z लिख लो। इससे आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, पहले ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर a क्या होगा, a बन गया 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, 0 2 - 1, 0 2 - 1, 3 - 5, 3 - 5 0, ये बन गया। और वेरिएबल कौन कौन से, x y z, और ये क्या है 2 - 1 और 3। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, पहले 3 लिखो, फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ये हो गया 0 माइनस, फिर ये हो गया 5। उसके बाद 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर जो भी होगा 0 ही आ जाएगा। और फिर लिखो प्लस का 3, फिर ये रो, ये कॉलम गया, फिर इसको इससे करा प्लस का 1, फिर माइनस, फिर इसको इससे करा माइनस का 4 आ गया। तो ये कितना हो गया, 3 और माइनस 15, और ये हो गया 1 + 4 5, 5 × 3 + 15, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अब 0 आ गया तो मतलब एडजॉइंट है, निकालना पड़ेगा। अब देखो भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा, इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, a11 a12 a13, उसके बाद a21 a22 a23, उसके बाद a31 a32, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है कि नहीं, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर तो निकालना पड़ेगा। अब देखो भाई एक बात समझ लो, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j और उसका माइनर। सही बात है, यही फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। अब देखो भाई हम माइनर निकालेंगे और उसके बाद सिर्फ साइन का फ़र्क आता है। भाई कोफैक्टर में और माइनर में सिर्फ साइन का फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता। अगर देखो -1 की पावर अगर इवन हुई, -1 की पावर अगर इवन हुई तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, +1 से। और -1 की पावर अगर ऑड हो गई तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से। ठीक है, ये बात आपको पता है पहले से ही। तो मतलब कि माइनर में निकालूंगा अगर इनका सम, इन दोनों का सम इवन हुआ तो +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इन दोनों का सम ऑड हुआ तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर है, निकालना माइनर ही होता है, बस साइन का फ़र्क आता है प्लस माइनस का। तो अगर इन दोनों को जोड़कर इवन बन रहा है तो प्लस से मल्टीप्लाई, ऑड बन रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई। अब सीखो यहाँ पर कैसे निकालना। देखो पहले इसका माइनर निकालते हैं, ये वाला रो देखो भाई, पहले इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके 2 आ रहा है, 2 इवन है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, +1 से। ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे माइनर, देखो ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, बचे ये 4 नंबर, 2 - 1 - 5 0। देखो 2 - 1 - 5 0, तो +1 से करेंगे जो भी आएगा, तो ये 0 हो गया माइनस, और ये हो गया 5, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया, -5 आ गया। अब देखो ये ऑड है, इन दोनों को जोड़कर क्या हो रहा है, ऑड, मतलब -1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये रो, इसका माइनर निकालेंगे, ये रो, ये कॉलम गया 0 3 - 1 0, 0 3 - 1 0। तो कैसे करेंगे आप,
ये हो गया 0, पहले -1 लिख देते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया -3, तो ये क्या हो गया +3 इंटू -1 कितना आ गया, -3 आ गया। उसके बाद A1 3 में ये जोड़कर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इवन मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से। उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम बचा 0 2 3 -5, 0 2 3 और -5, तो ये हो गया +1, ये हो गया 0 माइनस और ये 6, तो -6 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर आ जाओ, A21 मतलब दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। तो ये रहा A21, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 और 0, तो ये हो गया -1। उसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 10, तो -10 और -1 कितना आ गया, +10 आ गया। उसके बाद ये इवन है तो क्या लिखूँगा, +1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 -2 3 0, 3 -2 3 और 0, तो ये हो गया +1, ये हो गया 0 -6, तो ये हो गया +6 इंटू +1, +6 आ गया। उसके बाद A23 में A23 मतलब ऑड मतलब -1, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 -1 3 -5, 3 -1 3 और -5, तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया -15 माइनस और ये हो गया -3। तो देखो भाई माइनस का 15 और प्लस का 3, माइनस का 15 प्लस का 3 हो गया -12 और -1 कितना हो गया, प्लस का 12, ठीक है ना। ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, समझ लो। -15 प्लस 3 -12 और -1 प्लस का 12 आ गया। अब A31 पे आ जाओ, A31 क्या है, दोनों को जोड़कर आ रहा है इवन मतलब +1, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 5 आ गया +5। A32 हो गया, दोनों को जोड़कर आ रहा है ऑड मतलब -1, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 0 -2 -1 3 0 -2 -1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -3, तो आ गया +3। और A33 लास्ट, दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है, इवन मतलब +1, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 -1 0 2 3 -1 0 2, तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अभी तो ये कोफैक्टर्स आए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है, पहले सबको इनकी पोजीशन पे रखो, कितना आया, -5 -3 -6 -5 -3 -6, उसके बाद 10 6 और 12 10 6 और 12, उसके बाद आया 5 3 6 5 3 और, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये रो बन गई कॉलम, ये रो बन गया कॉलम और ये रो बन गया एडजॉइंट आ गया। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, तो -5 -3 -6 10 6 और 12 5 3 और 6, आपको बी क्या है भाई, बी ये रहा 2 -1 3, तो यहाँ पर लिख दो 2 -1 और, अब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नॉन ज़ीरो आया तो इनकंसिस्टेंट, ज़ीरो आया तो कंसिस्टेंट, तो रो की मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो -5 और 2 -10 10 और 1 -10 5 और 3 15, फिर रो की -3 और 2 -6 6 और -1 -6 3 और 3 9, फिर -6 और 2 -12 12 और -1 -12 6 और 3 18, तो आंसर आ गया -20 और +15 -5 -12 -3 -24 और -6, मतलब कि एडजॉइंट A इंटू बी क्या आया, नॉन ज़ीरो आया, मतलब इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब इसका जो 6th क्वेश्चन है लास्ट, जो कंसिस्टेंसी पर 6 क्वेश्चन थे वो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करे, तो आपको कंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं इनकंसिस्टेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये लास्ट कर लेते हैं, AX = B, तो यहाँ पर A क्या होगा, 5 -1 4
2 3 5, 5 माइनस 2 6। और वेरिएबल कौन है, एक्स वाई और जेड, और कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 5 2 और -1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, तो 5 लिखा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 3 और 6 18, माइनस माइनस 10, फिर -1 और -1 हो गया +1, ठीक है। ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 को 6 से करा 12, 5 को 5 से करा 25, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर। 2 6 हो गया 12, 5 5 हो गया 25, प्लस का 4, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -4 और -15, तो ये हो गया 5 18 + 10 प्लस का 1 और ये -13 प्लस का 4 -19, तो ये हो गया 28 और 5 होता है 28, 5 जा होगा 140, -13 -19 4 जा होता है कितना, 19 4 जा हो गया 38 76, तो 140 माइनस ये हो जाएगा 76 79 89 और 11 51 आंसर होगा। मतलब कि ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो, तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी पार्ट आपका ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।